हमारे पास इतिहास को जानने का एक ही तरीका है कि उस टाइम के दस्तावेज, और उस वक्त का दस्तावेज राजा अपनी मर्जी से लिखवाता है। वो क्या बताना चाहता है लोगों को? आज भी राजा ने यह लिखवाया कि ये इतनी खतरनाक है, आज भी राजा ने यह लिखवाया कि इस राजा ने इतने बचा लिए। राजा ने यह नहीं लिखवाया कि इसके चक्कर में कितने बेघर करे, कितने बेचे, कितना देश बेच दिया, इसकी आड़ में क्या क्या बेचा, वो नहीं छपेगा अखबार के अंदर। और अगर किसी में छपेगा तो कोई लोकल अखबार या कोई नया अखबार वाला लिख सकता है। एस्टेब्लिश अखबार, जो उस टाइम के अखबार थे, वो ऐसा लिखा करते थे, ये आएगा अखबारों में। और हमारे इतिहासकार आज से 50 साल बाद जब इस बीमारी का इतिहास खोजेंगे तो उनको ये लगेगा कि एक वायरस था जो चाइना से चला था और वो लीक हो गया था और वो हो गया था और वो हो गया था और इतने लोग हुए थे, इतना लॉकडाउन लग गया था, ये हो गया था, और फिर लोगों ने टीके लगाए और टीके से इतनी जानें बच गई। जैसा आज तक की महामारियों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि आप लोगों के पास जो खबर, पोलियो भी तो आया था। जिस टाइम पे वो आया था उस टाइम पे आप छोटे छोटे थे। अब हम उसके बारे में ये बोलते हैं जिन्होंने पोलियो खत्म कर दिया। ये बात नहीं पता कि पोलियो के दवाई के ऊपर सबसे ज्यादा जो पेटेंट है, सबसे ज्यादा जो काम किया है, वो बिल गेट्स ने किया। उसी बिल गेट्स ने बीजों के ऊपर काम किया, उसी ने फार्मिंग विदाउट फार्मर पे काम किया, उसी बिल गेट ने खेती के नए आयाम क्रिएट करे। वो दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार बना। टेक्नोक्रेट होते हुए वो जमींदार बना, टेक्नोक्रेट होते हुए वो दवाई कंपनियों का मालिक बना, टेक्नोक्रेट होते हुए उसके नाम पे पेटेंट है ये केमिकल जो अपनी बॉडी में डाला जा रहा है, जो ये बूटी वाला। मतलब वो टेक्नोक्रेट है और वो अपने को एक दवाई बेच रहा है, और वो कब से बेच रहा है? जब हम छोटे थे तब से बेच रहा है। और मेरे ख्याल से उसका बच्चा अब कोई आएगा, उसका जो उत्तराधिकारी आएंगे, वो अब आगे हमारे वाली औलादों को बेचेंगे। इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस पूरे के पूरे गेम को चलाने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। ये तो समझ आ गया होगा। अब यह समझना है कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज अपने को क्या क्या बेचती हैं, क्योंकि अगर वो समझ में आ गया तो आपको इसके अंत का भी पता चल जाएगा कि ये कब तक चलेगा और कहां तक चलेगा, किस लेवल तक चलेगा। आपको पेट्रोल डीजल जो कंपनी बेचती है वो रॉकफेलर फैमिली के कब्जे में है। पेट्रोल के कच्चे तेल के, पेट्रोलियम के शोधन के बाद जो बचता है, यानी कि उसमें से जो पेट्रोल अलग हो गया, डीजल अलग हो, कैरोसिन अलग, मोबिलाइल अलग, फिर बरोजा अलग, ग्रीस अलग, वो सब अलग होने के बाद जो आखिर में केमिकल बनेंगे उनसे बनते हैं पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड माफिया का मालिक भी रॉकफेलर। फिर उन पेस्टिसाइड को खेत में डालने से जो बीमारियां आती हैं, उन बीमारियों से बचने के लिए जो आप दवाई खाते हैं, बिग फार्मा, जो एलोपैथिक जो ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स कंपनियों का माफिया का मालिक भी रॉकफेलर। फिर ये पता चले कि हरित क्रांति को फंडिंग देने वाला भी रॉकफेलर था। WHO के गठन का आधार जो रिपोर्ट बनी, जिसका नाम है फ्लेक्सनर रिपोर्ट, अब्राहम फ्लेक्सनर 1908 में जब अब्राहम फ्लेक्सनर ने फ्लेक्सनर कमीशन बिठाया, वो फ्लेक्सनर कमीशन ने 1910 में रिपोर्ट दी कि पूरी दुनिया में एक मेडिकल सिस्टम होना चाहिए। उससे पहले भारत के अंदर अलग अलग पद्धतियां थी। नेचुरोपैथी भी इस्तेमाल की, मतलब नेचुरोपैथी भी प्रैक्टिस की जाती थी, एलोपैथी भी, एलोपैथी का होम्योपैथी भी, और आयुर्वेदा भी। यहां तक कि हर कबीले के अंदर बीमारियों की टाइप, हर इलाके में बीमारियों का प्रकार, और वहां मिलने वाली जड़ी बूटियों के हिसाब से इलाज की पद्धति सबकी अलग अलग होती है। भाई अमेरिका जैसे देशों में जहां ठंड इतनी ज्यादा पड़ती है, वहां की जो बीमारियां होंगी वो हमारे वाली बीमारियों की जैसी कैसे हो सकती हैं? हमारे यहाँ तो धूप खूब अच्छी मिलती है, ताजी हवा खूब अच्छी मिलती है, हमारे यहाँ तो समंदर भी है, पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है, मिट्टी भी है, अपनी शुद्ध हवा हम तो खाया करते थे। जब मैं छोटा था मुझे याद है मेरे गांव में सरकारी अस्पताल नहीं था।
आपके गांव में था क्या आज से 30 साल पहले सरकारी अस्पताल? ये हमारे बुजुर्ग बताएंगे जी। नहीं था ना। अगर सरकारी अस्पताल नहीं था, प्राइवेट था ना, प्राइवेट था, कोई सरकारी डॉक्टर था ना, डॉक्टर था, बीमारियों का इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं था गांव में। इसका मतलब कि बीमारियां नहीं थी। डॉक्टर की जरूरत तो जब भी पड़ेगी जब बीमारियां होंगी। समय के साथ अस्पतालों की संख्या बढ़ी। अब आप मुझे यह बताओ कि अस्पतालों की संख्या बढ़ी तो डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ी। तो डॉक्टरों की संख्या बढ़ने के बाद बीमारियां कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो बीमारियां बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी। खेत के अंदर जब आप बीज डालते हो, बीज के बाद जब आपकी फसल होती है, पिछले साल वाली बीमारी अगले साल होती है क्या आपको? फसल में नहीं होती। अगले साल नई बीमारी आवे, नया बीज लेना पड़ता है, नई बीमारी आती है और नई दवाई लेनी पड़ती है। यही होता है। इंसानों के साथ भी यही हो रहा है, डंगरों के साथ भी यही हो रहा है, फसलों के साथ भी यही हो रहा है। उन्हीं दवा कंपनियों का, उसी ड्रग्स कंपनी का मालिक वही रॉकफेलर है। अब ये बात अगर आपस में जुड़ती नहीं है फिर तो यो खेल समझ में नहीं आता था, लेकिन ये तो आपस में जुड़न लग रही। तो पता करते हैं कि जो सीड एंड स्प्रे की टेक्नोलॉजी है, जो कि बीज बोने, बीज फसल काटने, उसमें दवाई का छिड़काव करने और सारे काम करने तक का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। ब्लू नीली नदी टेक्नोलॉजी, नीली नदी तकनीक मतलब हिंदी बोला तो ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। उसको बनाने वाली कंपनी का नाम है जॉन डीरे। जॉन डीरे का नाम तो आपने सबने सुना होगा। ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं आप, यानी कि उस ट्रैक्टर में जब आप पीछे देवा तो बिल गेट्स को जावे। उस जॉन डीरे का मालिक सबसे बड़ा इन्वेस्टर बिल गेट्स। समझे बात? यानी कि आप जॉन डीरे खरीदा तो बिल गेट्स के पास जावे। उस ट्रैक्टर में डीजल डलवावा तो रॉकफेलर के पास जावे। पेस्टिसाइड खरीदा खेत खातर तो रॉकफेलर के पास जावे। फिर वो अनाज खा के जब बीमार हुआ तो जो दवाई खरीदा तो पैसा रॉकफेलर के पास जावे। बीज खरीदने के लिए जो पैसा देते हैं, आपको याद हो जब 70 के दशक में हरित क्रांति आई थी, उस टाइम किसानों को फ्री बीज बांटे गए थे। ये कहा गया था ये हाइब्रिड बीज हैं। उस टाइम पे खाद पे, डीएपी पे, पेस्टिसाइड्स पे सब पे सब्सिडी मिला करती थी और फ्री बराबर था। ऐसे ही था जी, फ्री के बराबर था। सरकारों का पैसा, देश का पैसा खींच के वहां ले गए वो लोग और हमारे को दी बीमारी। और वो जो बीज हमने बोने शुरू किए उसके बाद धीरे धीरे हम ही साल में आ गए कि आज हमारा खेत का बीज बांझ हो चुका है। अगर आप कोई फसल उग जाए उसी बीज को आप दोबारा बो के देखो नहीं होएगी। उन्होंने हमको हमारे ट्रेडिशनल यूकलिप्टिस पता है यूकलिप्टिस क्या हुआ? सफेदा, सफेदे का पेड़ा, हमारे जो पेड़ थे, जो ओरिजिनल पेड़ है, ओरिजिनल सफेदा है, उसके पत्ते मुड़े हुए होते हैं। वो तो जाते हैं तो स्मेल इतनी खूबसूरत, मतलब बढ़िया खुशबू आती है वहां से, तो मेडिसिनल प्लांट था वो। अब हमारे को जो सफेदा दिया वो ग्राउंड वाटर को भी खत्म करता है। अब जो बीज, जो जितने भी पेड़ लगन लग रहे हैं ये सारे के सारे हाइब्रिड आने लग रहे हैं। ओरिजिनल बीज तो नॉर्वे के अंदर रखे हुए हैं। कुछ शब्द हैं जो याद नहीं रहने, लेकिन मैं बोल इसलिए रहा हूं कि भाइयों के लाइव पे चल रहा होगा कहीं ना कहीं, तो आपके वहां पे वो शब्द मिल जाएंगे, देख लेना। नहीं तो मेरी आईडी पे देख लेना, जनता सरकार मोर्चा की पे देख लेना। वहां स्वालबार्ड सीड वॉल्ट के अंदर 3.5 लाख बीजों का पेटेंट करा के रखा हुआ है नॉर्वे में। और कमाल की बात तो यह है कि स्वालबार्ड सीड वॉल्ट का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बिल गेट्स। उन बीजों के ऊपर पेटेंट्स किसका? बिल गेट्स का। जो बूटी आप देने लग रहे हैं इसमें जो केमिकल है और नैनो टेक्नोलॉजी है, इसका भी पेटेंट बिल गेट्स के नाम पे। पता लगे कि जिस आदमी ने यह कहा था कि 2022 तक हम भारत के किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, वो बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार है। 2.5 लाख एकड़ से ज्यादा, जब पिछली बार जब पता चला था तो 2.5 लाख थी, तो 3.25 लाख हो ली होगी, तो इसलिए मैं 3.25 लाख बोलता हूं।
लेकिन 2.5 लाख भी बोलो तो 2.5 लाख एकड़ मेरे ख्याल से बथेरी हो है। 2.5 लाख एकड़ कभी भी खानदानी जमीन नहीं हो सकती किसी की। इसका मतलब वो जमीन कैसे आई? वो जमीन आई, किसानों की जमीन जब नीलाम होती है तो उसको खरीदने के लिए कौन आगे आता है? हरियाणा सरकार ने लैंड बैंक बना रखा है कि अगर आपको अपनी जमीन बेचनी है तो प्रॉपर्टी डीलर से उसकी कीमत पता लगाओ। अगर आपकी जमीन की कीमत 15 लाख रुपए प्रति एकड़ है तो हमारे पे उससे फालतू खरीदने वाले गाहक बैठे हैं। वह फालतू खरीदने वाले कौन है? जिनके 6-6 लाख करोड़ 12-12 लाख करोड़ मापों है। उतने रुपये का कितनी जमीन ले लो। ये सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर के इस पूरे खेल को अंजाम देने लग रहे। और अकेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी इस पीएचएफआई को लाने वाली लेडी थी। यूपीए सरकार में पीएचएफआई आई थी इंडिया के अंदर। पीएचएफआई की फुल फॉर्म है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इसी पीएचएफआई के अंदर बैठता है रणदीप गुलेरिया जो एम्स का डायरेक्टर है, जो कि भारत सरकार से भी सैलरी लेने लग रहा और वो पीएचएफआई से भी फायदा लेने लग रहा। और पीएचएफआई का भारत में रजिस्ट्रेशन नहीं है और पीएचएफआई का मालिक बिल गेट्स। कमाल की बात ये। और उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल लेकर के आए थे कांग्रेस के टाइम पे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आपके सरकारों के अंदर प्राइवेट कंपनियों के आदमी घुसाए गए। सरकारों के अंदर देख लो, डीसी दफ्तर चले जाओ, एसडीएम दफ्तर चले जाओ, स्कूल में चले जाओ या किसी अस्पताल में चले जाओ, एक भी जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्सिंग पे या ठेके पे काम ना दे रखा हो। कंपनियां जो घुसी हुई है, इसका मतलब आपके दस्तावेज, आपकी खुफिया जानकारी सारी प्राइवेट कंपनियों के पास है। और वो जो विंडो वाला सॉफ्टवेयर यूज होता है वो सारा बिल गेट्स का है ही ऑलरेडी, माइक्रोसॉफ्ट का। यानी कि आपके दस्तावेज भी वहां। फिर आपकी जिंदगी की हर चीज को इन्होंने एक नंबर के साथ जोड़ दिया। पहले उसका नाम आधार नंबर था, आजकल वो यूएचआईडी के साथ जोड़ने लग रहे हैं, यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर। उस एक नंबर के साथ जोड़ने का खेल क्या था? जब 2014 से पहले सुषमा स्वराज के और नरेंद्र मोदी के भाषण उठा के देखोगे तो आपको उन भाषणों के अंदर मिलेगा कि ये जो आधार कार्ड वाली स्कीम है, ये देश के नागरिकों की सेंसिटिव जानकारियां प्राइवेट कंपनियों को देने का षड्यंत्र है कांग्रेस सरकार का। ये उनकी वर्डिंग है। और आते ही अरुण जेटली ने बोला था आधार कार्ड बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। नंदन नीलकेणी से मुलाकात हुई, नंदन नीलकेणी से मुलाकात होते ही अगले ही दिन जो है वो बोला जो आधार कार्ड कंपलसरी है। अगर ये बातें अपने नौजवान बच्चों को समझ में नहीं आएगी तो उनको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? पता नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं। देखो, जब पता ही नहीं था कि ये क्या खेल चल रहा है, टेलीविजन के अंदर बकायदा ये प्रोपेगेट किया जाता है कि आपको बनाना कैसा है। तो मोबाइल में पहली टाइप का गेम था बंदूक वाला गेम। दूसरी टाइप का खेल आपके साथ चला जा रहा है कि टास्क मिलेगा बिग बॉस की तरह, टास्क पूरा करोगे तो टोकन मिलेंगे या पावर मिलेगी आगे बढ़ने की। ऐसे ही होता है गेम्स का, यही टाइप होता है। अभी हमारे बुजुर्गों को क्या कहा गया था? पहली डोज लोगे तो डीसी दफ्तर जा सकोगे, ये लोगे, ये टास्क पूरा करोगे तो ये काम कर सकते हो, दूसरी डोज लोगे तो स्कूल कॉलेज में जा सकते हो, फार्म भर सकते हो, पेपर दे सकते हो, पेंशन निकलेगी, ये कर आगे नौकरी वाला आ जाएगा। कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग बकायदा सेम हमारे छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है, सेम हमारे बड़ों के साथ किया जा रहा है। और नौजवान पीढ़ी को तो या तो दे रखा है मोबाइल का नशा, या दे रखा है अश्लील वीडियोस का नशा, या दे रखा है सच्ची का नशा। फेसबुक में कुछ भी, हाँ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी चले जाओ, जब भी आप अपने मोबाइल को खोलोगे, आपके मोबाइल के ऊपर, मोबाइल को जब पहली बार चलाते हो तो मोबाइल के अंदर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी पड़ती है। डेट ऑफ बर्थ भरते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप हिसाब ले लेती है कि यू है जवान छोरा ने ऐसी चीज बढ़िया पसंद हो है, उसके पास वही चीजें आने लग जाएंगी और वो उनमें डूबा रहेगा, उसको कोई फुर्सत ही नहीं है, वो कोण में बैठा है, एक का नहीं लाग रहा है। अब समझो आप इस खेल को कि आपके बच्चों को पूरी प्लानिंग के तहत उनकी पढ़ाई को बर्बाद किया गया। कोई आदमी यह पूछने वाला नहीं था, ना कोई जज, ना कोई कोर्ट,
ना कोई नेता, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई यूनियन, ना कोई आदमी, टीचर, ना वकील, कोई ऐसा समझदार आदमी नहीं था जो ये पूछ सके सरकार से कि हराम खोरो, हमारे बच्चों को तुमने घर में तो कैद कर दिया, ये तुम किस लिए रोक रहे हो उनको? तुम कह रहे हो ना कि वो कांटेक्ट में आएंगे और इन्फेक्शन हो सकता है। अरे मूर्खो, ये उन्हीं बच्चों के साथ घर में खेलने लग रहे जिनसे बचाने गए, तो उनके साथ तो वो रोज कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनका बाप रोज बाहर जान लग रहा है, वो आने लग रहा है। ये लॉजिक की इसी तैसी करी गई ना, ये जो कॉमन सेंस की ऐसी तैसी करी गई। यह एक विषय था। नंबर 2, हमारे शरीर की इज्जत नहीं रखी गई, मेरी मर्जी की इज्जत नहीं रखी गई, ये रखा गया उन गुलाम लोगों को, गुलाम बनाया गया। पहले हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि उत्तम काम खेती और नौकरी को माना जाता था नीच। नीच नौकरी को क्यों माना जाता था? क्योंकि जो आदमी नौकर है वो अपने दिमाग और अपने शरीर और अपनी जवान का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। नौकर की एक खासियत है, यानी उसने पैसों के लिए अपना शरीर और अपना जमीर दोनों बेच दिए। ये नौकर की पहचान है। नौकर नौकरी करनी भाई, बालक पढ़ने भाई, जणु हम तो सूर पाड़ा। हाँ, हमारा तो बालक है ही नहीं जिसका नौकरी नहीं है। 1% नौकरी वाले हैं बस, उनसे दुनिया में है जी। में उनसे पूछोगे कि तुम लोगों को पता था कि ये फ्रॉड हो रहा है तो तुमने क्यों लगवाए, तो ये कहते हमने तो नौकरी करनी थी। अच्छा भाई, एक गुड़गांव में था, हमारी बिटिया बैठी है, कुछ गलत बोलूंगा, निकल जाए तो माफी पहले से ही। वो यूं बोला, मनर मेरी छोरी ने तो कौन लगवाया, मेरी घरवाली ने लगवा लिया। मैंने कहा क्यों भाई? घर में 2 तरह की, कैसे, मर्जी से या मजबूरी में? बोला जी मजबूरी थी। मैंने कहा ऐसी क्या मजबूरी भाई? करे मेरी मैडम का डीडीओ ये कहने लगा कि अगर नहीं लगाओगे, सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो तुम्हारी सैलरी नहीं निकलेगी। अच्छा, कल ना वो डीडीओ कह देगा कि तू अपनी घरवाली ने रात में नहीं भेजेगा, मैं तो सैलरी नहीं निकलाऊं, तो भेज देगा। आज तने बाजू अड़ाई है उसके आगे सैलरी लेने के लिए, कल को शरीर का अंग तो है ये भी। क्यों भाई? कोई गलत बात थोड़ी ना है। वो मेरे को ऐसा कैसे बात कर रहे हो बुलारा साहब? अरे ऐसे कैसे का क्या मतलब है यार? तुम अपने शरीर की इज्जत नहीं कर सकते। कल ना वो कह देगा तेरी छोरी न नौकरी जब मिलेगी जब तू ये टीके लगवा होगा, तो लगवा लेगा। अगर तू सही मानता हो तो चाहे गिलास में भर के पिया, हमने कोई ठेका नहीं। लेकिन तुम मान रहा है कि गलत है, तुम मान रहा है कि सर्टिफिकेट बनाने लग रहा फर्जी, तो तेरे को गलत चीज का विरोध करना चाहिए। बोला कौन बोल रहा है सरकार के आगे? अरे बोले, जिस परिवार में तू जन्म ले रहा है, किसे कौम में जन्म ले रहा है, उसे कौम में योद्धाओं के इतने एग्जाम्पल मिलेंगे जिनने अपनी आन बान शान के लिए, अपनी जबान के लिए जान दे दी। तुम लोग मतलब पैसे के लिए यहां इतना गिर जाओगे, सैलरी के लिए, तनख्वाह के लिए इतना गिर जाओगे? समझ में तो आई लोगों को, बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अब ये समझाए कैसे कि बच्चों को क्यों लगा रहे हो, जब तुम्हारे सारे साइंटिस्टों ने यो कह दिया कि बालकों की इम्यूनिटी तो बड़ों से 1000 गुना होती है, उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ हो जाए। तो यानी कि बिना लगवाए तो आपका बच्चा 100% खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा। लगवाने के बाद वो कहते हैं कि ना कुछ भी हो सके, वो अपने साइड इफेक्ट की लिस्ट में बोलते हैं। और कितने बच्चों ने जान खो दी, सिरसा में भी कितने बच्चों ने खो दी, सारे देश भर से खबरें आने लग रही। और कमाल की बात ये, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं और कोई बोलने वाला नहीं। तो कल को हमारे बच्चों का नंबर नहीं आएगा, ये कौन कह सकता है, कौन बचाएगा? जो भी आपके गांव में पैकेट में आता है, चाहे वो रिफाइंड हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो बिस्किट के पैकेट हो, आपका आटा हो या कुछ और चीज हो, सारी की सारी चीजों में प्रिजर्वेटिव भी मिलाया जाता है। सारे के सारे ऑर्गेनिक बीज नहीं होते, सारे के सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का मटेरियल बना होता है। यानी कहने का मतलब ये वही बीज हैं जिनकी जड़ों के अंदर ही बीमारियां देके भेजी जाती हैं। भाई आपके जब अगली बार आपको नया बीज लाना पड़ता है और नई बीमारी आती है, इसका मतलब वह बीमारी खेत में नहीं थी। अगर वह खेत में होती तो हर साल वह बीमारी होती। वह बीमारी बीज में कितने है, इसका मतलब वह हमारे शरीर में भी आओगी। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर बांझ बीज खाओगे तो औलाद कहां से लाओगे? समझे? जैसा खाए अन्न वैसा होए मन।
अपना शरीर तन भी वही होएगा। अब आप देख लो, खेती का सारा बीज बाजार से आता है, डंगरों का 80% बाजार से आता है, 20% किसी के गांव में बच रहा होगा, और मनसा का 30% बाजार से आता है, 70% बच रहा होगा। लेकिन आने वाले टाइम में जो भविष्य बता रहा है वो बता रहा है आपकी रफ्तार। अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो सीधी बात है कि मैं उधर पहुंचूंगा। तो अगर ये देखिए पिछले 10 सालों में आपके कहीं पे देख लो, चाहे डबवाड़ी में देख लो, चाहे सिरसा में देख लो, आज से 10 साल पहले कितने IVF सेंटर थे, आज कितने हैं? कैंसर के कितने अस्पताल थे, आज कितने हैं? हार्ट के कितने अस्पताल थे, आज कितने? उससे अंदाजा लगा लो। लाइन लग रही है हॉस्पिटल। अगर वो चीजें ठीक रास्ते पे जा रही हो फिर तो जी हमारी आपस में बात करने की कतई जरूरत नहीं, और अगर चीजें जा रही हो गलत तो फिर भाषण देने तक खत्म कौन है। जो आपके बीच आने का मकसद है ना, वो ये है कि इस लॉकडाउन में कुछ पढ़ने का मौका मिल गया, और उसने पढ़ के यो समझ में आ गया कि सरकारों ने आपके लिए पूरी तरह से पंजा तैयार किया हुआ है। प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट आन लग रहा है कि आपको यह साबित करना पड़ेगा आपकी प्रॉपर्टी है। पानी का कानून आन लग रहा है कि जमीन से निकाल नहीं पाओगे और नदियां प्राइवेट कंपनियों को दे दी जाएंगी आपके गांव के जोड़ तक। बीज का कानून आन लग रहा है कि खेत में या अपने बाग में कहीं भी जो बीज लगाया है वो बीज कहां से खरीद के लाए, अगर ये साबित नहीं कर पाए तो आपको कैद। अगर ट्रैक्टर खरीदोगे वो खरीदोगे तो उनको पैसा जाता है, अगर आपने बड़द का खेती करोगे तो मॉडल APLM एक्ट के अंदर बड़द इब वन्य प्राणी है, घर में रखोगे तो कैद। गैस का कनेक्शन आधार कार्ड के साथ जुड़ के टिक्के के सर्टिफिकेट के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी बात मानते रहोगे तो आपको गैस मिलती रहेगी। आप कहोगे कि हम तो गोस्से गेल रोटी खा लेंगे, हम लकड़िया गेल खा लेंगे, तो पर्यावरण प्रदूषण के नाम पे आपके ऊपर कुछ भी जलाने के ऊपर जुर्माना। किसान के ऊपर टेस्टिंग करी थी 1 करोड़ रुपया लगा कर देखने की। किसान को अनपढ़ मानते थे ना, कहीं बोलने को नहीं, दिखाया ही हो गया। पराली जलाने से कभी प्रदूषण नहीं होता, पराली कभी भी प्रदूषण का कारण नहीं बनती। पराली जिस चीज की बनती है, जिस बीज की बनती है, जिस धान की बनती है, उसके अंदर जो दवाइयां और जो कबाड़ा और जो पेस्टिसाइड छिड़का जाता है ना, उसके जलने से असली में बीमारियां होती हैं। वो है असल बीमारी। तो असली बीमारी को खत्म नहीं करेंगे ये, लेकिन आपके ऊपर पाबंदियां होंगी। 2 से ज्यादा डंगर रखोगे तो कमर्शियल वो लेना पड़ेगा कनेक्शन। पानी, बिजली, गैस और पेट्रोल, डीजल, गाड़ी, RC, आपके घर के कागज, प्रॉपर्टी, सब कुछ, सोना चांदी, सब कुछ एक आईडी के साथ कनेक्ट होएगा, और वह आईडी फैमिली आईडी के साथ कनेक्ट होएगी। पूरे परिवार में तय, किसी एक ने भी अगर फालतू बांगा बोला तो पूरे परिवार की आईडी एक बटन से बंद। अभी तो कागज दिखाने पड़ते हैं, आने वाले टाइम में आपके हाथ में चिप लगने वाली है। हाथ में चिप लगने के बाद बुद्धि में लगने वाली है, और उसके बाद आपके लिए नया आधार कार्ड आने लग रहा है। गांव में आया तो नहीं होगा ये बाल, अभी आने वाला है। जिब आवे जिब याद कर लियो कि बलारा ने कद बता दिया। मैंने यो आधार कार्ड आएगा 1.5 साल पहले बोला था। कुछ गांव में आ चुका है, कुछ गांव में पानी के नए कनेक्शन शुरू हो चुके हैं, बिजली के कनेक्शन 12 मीटर लग चुके हैं प्रीपेड। आपके लिए नए सिम आ जाएंगे बाद में। शहरों को शहरों की तर्ज पर गांव को विकसित करेंगे, ऐसा सरकार के लोग आपको बताएंगे। असली मकसद है आपके विकास के नाम पे प्राइवेट कंपनियों को गांव में घुसाना। दूसरे नंबर पे हर खंबे के ऊपर 5G के रिसीवर ट्रांसमीटर लगाना, हर खंबे के ऊपर CCTV कैमराज लगाना, और नए आधार कार्ड का मकसद है आपके फिंगरप्रिंट वाला आधार कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है, आपके आंख के रेटिना वाला आधार कार्ड बनेगा। आने वाले टाइम में मेटावर्स आ रहा है, यानी कि आप सड़क के ऊपर जा रहे हो तो आपकी शक्ल पहचानने वाले CCTV कैमरा से चालान कटने शुरू हो चुके हैं, कैमरा से बहुत सारी चीजें पता लगनी शुरू हो चुकी हैं। बड़े फायदे गिनाए जाएंगे। अभी जिन लोगों को इस बूटी के साइड इफेक्ट होने लग रहे हैं, उन लोगों के शरीर में जैसे ही चिप लगेगी उनका शरीर का सारा दर्द गायब हो जाएगा। और ये तो कमाल की चीज है। उन्हें न्यूली बेराक बीमारी भी के दियो, इलाज भी इनका दिया। लाइन में लग के लगवाओगे, जैसे आज लाइन में लग के लगवा रहे थे ना, वैसे ही लगवाओगे।
और फिर शुरुआत होगी कंप्लीट गुलामी की। जो आखिरी टारगेट, गांव में पहुंचने में बहुत साल लगेंगे, हो सकता है 5 लगे, हो सकता है 10 लगे, और अगर जब सारी बात सारे गांव के समझ में आ गई तो हो सके ये जिंदगी में कदे ला ही नहीं पावे। लेकिन जो असली टारगेट है, जो सबसे पहले एलीट क्लास का जाएगा, जो सबसे पहले अमीरों को यूज होगा, वो ये होगा कि आपकी लेटरिंग में भी सेंसर लगेंगे। मैं हंसने वाली बात है ताऊ जी, हमारे लिए सच्चाई है ये। हंसने वाली इसलिए है कि जब टेलीविजन आया था, इतने बड़े बड़े टेलीविजन में खिड़की वाले टेलीविजन आए थे, उस टाइम अगर कोई आपको ये कह देता ना कि इतना टेलीविजन हथेड़ी जितना टेलीविजन आवेगा, और दूर बैठे रिश्तेदार देख लोगे बिना तार बिना एंटीने के, तो हमारा बुजुर्ग उस टाइम भी नहीं कहता है बावड़ी भूत बनावे छोरे। आज जो मेरी बात है ये आपको लगता है बावड़ी भूत बनावे, लेकिन आपके शरीरों में नैनो पार्टिकल जा चुके हैं कुछ लोगों के। जिस दिन 5G के साथ उनका कनेक्शन हो गया, आपके लेटरिन के अंदर सेंसर आ गए, आपकी गट के अंदर सेंसर आ जाएंगे। आप किस तरह की लेटरिन करते हो ये हमारे उस सिस्टम, उसके अंदर फ्लश के अंदर सेंसर बता देंगे कि आज इसने ठीक रोटी नहीं खाई थी, अगले ही दिन फ्रिज अपने आप बंद हो जाएगा, आपको नहीं यह चीज नहीं मिलती खाने। मतलब ये आखिरी टारगेट है। ये सपना सा लगता है, हाइपोथेटिकल लगता है, लेकिन ये वो टारगेट है कि आपके खाना, आपका हगना मूतना और पीना, आपका जाना आना, पेट्रोल डीजल मूवमेंट, हर चीज को कंट्रोल करना है। उसकी ट्रायल इन टेस्टिंग इस लॉकडाउन में करके देखी है कि ये कितने मानेंगे, कितने बड़े गुलाम हैं आप लोग। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आवाज बुलंद ना हुई होती स्कूल खुलवाने वाली, धक्के था स्कूल खुलवाने वाली, तो मुझे पूरा यकीन है आज भी आप डरे हुए होंगे, क्योंकि लाइनों में लग के लगा रहे थे। तो लोगों ने, या तो आवाज बुलंद हो गई थोड़ी सी, तो लोगों को पता लग गया कि यार वो जिन गांवों में मैं 2 साल पहले जा जाकर समझाता ना, मैंने कहा मोदी थोड़ा नहीं करेगा। अरे मैंने कहना मोदी नहीं, राहुल की जगह सरकार है, कांग्रेस की ओढ़े भी हो रहा, आम आदमी पार्टी वाले भी होए कर रहे, टीएमसी वाले भी होए कर रहे, शिवसेना वाले भी होए कर रहे, कम्युनिस्टों की सरकार है वहां भी यही हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हो रहा है, नॉर्वे में भी हो रहा है, कनाडा में भी यही हो रहा है। वहां के लोग, लेकिन उनको आजादी पसंद लोग थे, पहले दिन सड़कों पर खड़े थे कि शरीर के धक्के दाद लाने दूंगे। सड़कों पर इतने बड़े बड़े आंदोलन होते, उनकी खबरों को छुपाया गया हमसे। अगर हमारे को पता होता तो हम भी पहले खड़े हो चुके होते, लेकिन लोग खड़े हुए, लोगों ने आवाज उठाई और इनको झुकना पड़ा। लेकिन ये बैक डोर से फिर आ रहे हैं, ये नए कानून लेके आ रहे हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं 24 घंटे आपके ऊपर, सर्वेलेंस और कंट्रोल, और आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं कि आप इनकी मर्जी के बिना कुछ ना कर पाओ। अभी क्या लग रहा है आपको कि ये जो गाड़ियों के अंदर फास्ट टैग लगे हैं, ये क्या है? ये कंप्लीट कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग है। ये आपको ऐसा लगता है कि पहले तो जेब में तो जाया करते, दुख्या कर दे तो आंदोलन करने जी करा करता, ये तो बेरकदा कट लिए पैसे, अब फील नहीं होता। जो कर सुन करके मार लो कितना ही ऐसा फील, ऐसा काम हो रहा है, सुन कर रखे आप। अब क्या है, फास्ट टैग लगे थे। नितिन गडकरी की 3-4 साल पहले की एक डायलॉग याद करो। नितिन गडकरी ने बोला था कि आने वाले टाइम में गाड़ियां जीपीएस एनेबल्ड हो जाएंगी, गाड़ियों में ही जीपीएस आएगा, वो आ चुकी है। अब आने वाले टाइम में आपसे टोल फास्ट टैग के थ्रू नहीं लिया जाएगा, जीपीएस के थ्रू लिया जाएगा। वो ये कहेंगे हाईवे पे चलोगे तो पैसे कट जाएंगे, जितने किलोमीटर चलोगे। उसकी टेस्टिंग उन्होंने केएमपी पे करके देख ली कि जब आप एंटर करते हो तो आपको एक पर्ची देते हैं, जब आप उतरते हो तो वो देखते हैं इतने किलोमीटर चला, इसके इतने रुपये बने, इस जगह पे उतरा इतने, इस जगह पे उतरे, समझ रहे, पर किलोमीटर के हिसाब से। तो ये काम अब आपके साथ होने वाला है। आखिरी टारगेट ये होगा कि डीजल की गाड़ी का 1 किलोमीटर चालन का इतना, पेट्रोल वाली का इतना, बिजली वाली का कोई पैसा नहीं। तो आपसे जबरदस्ती बिजली वाली खरीदवाएंगे, ठीक है। डीजल वाली गाड़ियों को 10 साल में खत्म हो जाए हैं, जो देखे यार कीमतें भी को नहीं हुई, और आदमी चुपचाप है, सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं रहे कि ये गाड़ियां जिसकी गाड़ी गांव में, जिसकी गाड़ी 10 साल में 10 से 20 हजार चली हो, वह गाड़ी खराब कहां से हो जाएगी। लेकिन खड़े होकर बोलने की हिम्मत नहीं, न्यूनी की रिट कर दे उठा करके, इकट्ठे होकर कल इतनी करोड़ों गाड़ियां बर्बाद करेंगे ये लोग, और उनको नई गाड़ियां लेनी पड़ेगी क्योंकि आज गाड़ी जरूरत है, आज स्टेटस सिंबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के रोडवेज का, रेलवे का इनका सत्यानाश कर रखा है कि मजबूरी में अपने को लेनी ही पड़ेगी।
और गांव इतना न्यारा न्यारा है कि 2 किले वाला भी ट्रैक्टर ले रहा, आधे किले वाला भी ले रहा, किस्त 2 किले वाले पे भी नहीं पाट रही, किस्त आधे किले वाले पे भी नहीं पट रही। इन्होंने ये पूरा का पूरा प्लान किया और अब जो है आने वाले वक्त में आपके घरों से बाहर निकलने पे कैसे रोक लगेगी? या तो क्लाइमेट लॉकडाउन, पर्यावरण के नाम पे गाड़ियों का धुआं जो है वो पर्यावरण को खराब कर रहा है। आने वाले वक्त में मैं आपको बता देता हूं कि जो मुख्य जो खबरें होंगी कि पर्यावरण दूषित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एलियन अटैक हो सकता है, किसी देश के साथ युद्ध हो सकता है। असली टारगेट एक ही है, आपको डराना, आपको घर में कैद रखना, बोलने की हिम्मत नहीं देना और आपके घरों से आपका पैसा, आपकी जायदाद और आपकी धातुएं लेकर के खींचना। धातु में सोना, चांदी, लोहा, जो भी धातु है जिंदगी जीने के लिए जो कबीले यूज करा करते, वो सारी धातुएं आपसे ले ली जाएंगी। आपका पैसा जो है वो कहीं ऐसी जगह लगवा दिया जाएगा जहां से डूबे। आज 10 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं आम आदमी के। ये जो यूक्रेन वाला युद्ध है, युद्ध या तो कुछ को नहीं है, यो एक खेल है सारा, ये डराने का खेल है। इससे पहले वाले युद्ध भी ऐसे ही लड़े गए थे, उससे पहले वाले भी ऐसे ही लड़े गए थे और आगे भी ये लड़ते जाएंगे जब तक अपने गांव का आदमी इतना समझदार नहीं हो जाता कि इनके बोले हुए डायलॉग को नहीं समझ लेता, इनके अखबारों में दिए हुए बयान का मतलब ना समझे और ये ना देखे कि आपके पास आपको बेचा क्या जा रहा है। जमीन एक ऐसी चीज है जो उत्पादन करती है, जो पैदा करती है। फैक्ट्रियां पैदा नहीं करती, फैक्ट्रियां एक चीज से दूसरी चीज में बदलती हैं, लेकिन किसान है जो पैदा करता है, जो एक दाने से 100 दाने पैदा करता है। किसान ही तो है। एक गेहूं का दाना, उस पर बाल लगेगी तो उस पर 100 दाने होंगे। एक किसान जो पैदा कर रहा है उसको तो बर्बाद किया जा रहा है, उससे सामान कच्चा माल ले लिया जाता है और उसी को महंगा बेच दिया जाता है। कपास बेची जाती है क्या रेट और रजाई दी जाती है क्या रेट, लालो साहब। और जितनी फसलें हैं आप उसका कच्चा माल क्या रेट आपसे ले रहा है। टमाटर देख लो क्या रेट बिका किसान का, और सॉस के बाले का वो देख लो। ये कंपनियां किन की हैं? ये भी उन्हीं की, अपनी थोड़ी कंपनियां हैं। आपके बैंक भी लूटने वाले हैं। डिजिटल करेंसी आएगी जब आपके बैंक लूट जाएंगे, साइबर सिक्योरिटी के नाम पे खबरें आएंगी। आज से 2 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, 1.5 साल पहले, तो मध्य प्रदेश में एक इंस्पेक्टर की वीडियो वायरल हुई थी। उसमें वो बाजार में ऐसा कह रहा है, इन नंबरों से फोन आए तो फोन नहीं उठाना, आपका खाता शून्य हो सकता है। ये क्या था? ये आपको आपके खाते शून्य हो जाएं, उस टाइम पे घर बैठ जो चुपचाप गलती मारी थी, हमने फोन उठा लिया, क्योंकि गलती आपकी निकलेगी हर जगह। सरकार तो बड़ी ईमानदार है, लोग नहीं मानते। मोदी जी ने तो स्वच्छता अभियान चालू कर दिया था, हमें नहीं सफाई कर दे। उसने ना कोई नया सफाई कर्मचारी भर्ती करा, उन्हें ना कोई नई चीज दी, उन्हें सिर्फ रुपये खाए उन डोलों के नाम पे। मतलब आप ही हो चोर, आप ही हो कसूरवार, आप ही हो देश के सत्यानाश के कारण, ऐसा साबित किया जाएगा। और आप जब कसूरवार यूं कर दिया भाई, ये बालक है, देखो छोटा बालक है, पेपर देने चला गया, 100 सीट थी, 1 लाख बालक थे पेपर देने वाले, 100 तो ऊपर तो नहीं लग सकते। अब चाहे सिफारिश तो लगा लो, चाहे पेपर दे के ला लो, लेकिन 99,900 बालक तो नहीं लगेंगे। तो 99,900 बालकों के माँ बाप रोज शान न सोन दो यूं कहेंगे कि रहने दे, फालतू बकवास ना करा, तेरे पे तो चपड़ासी का पेपर भी पास नहीं होया। वो बच्चा बेचारा बता नहीं सकता कि मेरी क्या गलती है, थार पे 100 सीट है? और पेपर कैसे बताएगा कि मैं बढ़िया कर्मचारी को सा बनूंगा? पेपर कैसे बताएगा कि मैं क्या? पेपर क्या मतलब क्या? पेपर का मतलब तो याद करना है। समाज के अंदर याद करने का कौन सा रोल है? कौन सा डॉक्टर है कौन सा याद करा करे? लेकिन आपको डॉक्टर बनने के लिए रट्टे मारने पड़ेंगे। आप जितने बढ़िया रट्टेबाज होंगे, आपको समाज उतना ही। बहुत इंटेलिजेंट है बच्चा भाई, जितना सवाल पूछोगे मारेगी डाल। हम कॉलेज में थे, प्रोफेसर तो पूछ लिया करते, लेक्चरर भाई तो ये बताने लग रहा है आसान तरीका बेरा मन है, मैं कह दिया करता और मैं तब करूंगा करते, टीचर मैं उगतू है भाई, टीचर तो आप ही हो, पर इससे आसान तरीका पता है मेरे को, गेट आउट ऑफ द क्लास।
तेरे को मेरी पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, यो मारियाड़ा का नाम है। जो सवाल पूछेगा वो तो समाज का जो है वो बिगड़ायल बच्चा है, और जो चुपचाप गुलामी स्वीकार कर ले वो अच्छा नागरिक। यो ये काम आपके साथ होने लग रहा है, यो ये आपके बच्चों के साथ होने लग रहा है, और आपको बकायदा सिखाया गया, आपकी परवरिश के अंदर ये चीज डाली गई, ये चुपचाप मानना, ना मास्टर के आगे बोलना, ना माँ बाप के आगे बोलना। माँ बाप अपनी गलती स्वीकार करेगा नहीं, वो ये बताएगा नहीं कि भाई मैं फेल हो गया तेरे को अच्छा समाज देने में। नु कह देगा भाई टेलीविजन ने बिगाड़ दिया बालक। अरे टेलीविजन किने ले आके दिया था इससे? मोबाइल ने बिगाड़ दिया। मोबाइल किने ले आके दिया था? पड़ोसिया ने बिगाड़ दिया, गांव ने बिगाड़ दिया, गांव में नशेड़ी थे। अरे यो गांव किसने ले आके दिया था? उस छोरे था, वो क्या अपने माँ के पेट लिया था? उसने जो कुछ शिक्षा है यही से शिक्षा है। तो गलती बड़ी पीढ़ी की होगी, छोटी की होगी? बड़ी पीढ़ी गलती जब तक नहीं मानेगी तब तक सुधार कैसे करेगी? बड़ी पीढ़ी को समझना पड़ेगा गलतियां हो रही हैं बहुत बारी। बड़का खेती में भी गलतियां हो रही, उनकी हेल्थ के साथ भी गलतियां हो रही, और उनके शिक्षा में भी गड़बड़ हो रही, रोजगार में भी हो रही, और समाज के अंदर नशे का कारण भी बड़ी पीढ़ी है, और समाज के अंदर जितनी गलत चीजें हो रही सबका कारण बड़ी पीढ़ी है, बड़ी पीढ़ी। इसलिए जब मेरा बच्चा कभी कोई गलत काम करता है तो मैं हमेशा ये कहता हूं भाई मेरी गलती है, मैंने दिया इसको ये समाज। अगर वो किसी को गाली देता है तो उस गाली का एक एक शब्द हमने उसने अनार में सिखा रखा, वो शब्द उसने वहीं से लिया है, वो बना के नहीं लेकर आया था। इसलिए अगर सच्ची में तो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो एकमात्र रास्ता है, एकमात्र रास्ता। पहले हम तो मान लो कि गलती हो रही, फिर उसके बाद बैठ के चर्चा कर लो और फिर इसने ठीक कर लो। और आपके गांव को ठीक करने दुनिया का कोई बार आदमी नहीं आएगा। अगर कोई बार का आदमी आएगा वो ठगने तो आ सकता है आपको, मेरे वर्ग आदमी आवेगा ना। और जब मैं आके ये कहूंगा कि मेरे को दो जिम्मेदारी, मैं संभालता हूं आपके गांव को, तो न्यू समझ लो वो ठगी है, वो भी ठग है उनके जैसा ही। एक ही तरीका है कि मेरे जैसे आदमी का इस्तेमाल करो सिर्फ उसका तजुर्बा लेने के लिए, और अपने बालका ने सिखाओ, उसने समझाओ, और खुद से लगो अपने गांव को सुधारने। अपने गांव के पास ताकत रखो। अफीम नहीं, कोई भी नशा 10 ग्राम तक अपनी जेब में रख सकते हो। हाँ, 10 ग्राम तक नशा आपका बच्चा अपनी जेब में रख सकता है। पूरा मैं कहने लग रहा हूं, पूरा इंतजाम कर रखा है इनने, छोटे से लेके बड़े तक का। और नहीं संभले तो रगड़ेंगे बूंदी तरिया। ना खान के रहोगे, ना बोन के रहोगे, ना चालन के रहोगे। शरीरा में दर्द, जिन्हें जिन्हें 2 बूटी ले रखी है उनके शरीरा में भी दर्द शुरू हो लिए हैं, और 2 साल बाद साफ दिखेंगे कि लिया उड़ है। उन्हें जिम्मे पूछेंगे ना हमने छतरिया जाना सिलेंडर रखा है, जिम न्यू करा करेंगे, क्योंकि आधा के दिमाग बड़े हो लिए, कुछ हो लिए, बेरा ही नहीं है किसके क्या होगा। जिन्हें बना रखी उन्हें को नहीं बेरा क्या होगा। ट्रायल पे चल रहे हैं यहाँ। ट्रायल का तो मतलब ये देखांगे किसका क्या हुआ है। तो ये ट्रायल चल रहा है हमारे साथ, और कितनी हद की बात है कि आप चुप हैं, अपनी औलाद ने अपने हाथ से सौंपन लाग रहे हैं दरिंदा के हाथ में। तो देखो, अपने को शिक्षा पे भी काम करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे कि बड़ा होकर के वो समाज के काम आए, ना कि वो रुपये के पीछे भाग जाए, नौकरी के पीछे भाग जाए। बड़ी गाड़ी और कोठियों के पीछे भागना बंद करना पड़ेगा। उसकी रसोई में ऐसा क्या सुधारें कि जब खाएं पिए इस तरीके का रखें, खेत में कैसा बोएं, जहर मुक्त खेती कैसे करें। अपने बच्चों के सब चीजों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। और आज से 100 साल बाद कैसा समाज देखना चाहते हो। जिस हरित क्रांति का मैंने जिक्र किया था वो 1971 के बाद आई थी इस देश में, यानी कि पूरे 50 साल हो लिए उसने। इन्होंने इस देश को बर्बाद करने के लिए पूरे 50 साल इंतजार किया है। अगर आज आप लोगों ने लड़ाई लड़ ली, यकीन मानिए ये 50 साल बाद फिर आएंगे, और अगले 100 साल में फिर आएगी एक बीमारी, जैसे इससे पहले हर 100 साल में आती रही। 1918 में भी आई थी, 1818 में भी आई थी, 1718 में भी आई थी, 1720 में जाके सर्च करो, बीच बीच में आती रहेंगी टेस्टिंग करने के लिए। ये आएंगी, ये लाई जाएंगी, फिर टेस्टिंग होगी, फिर डीएनए चेक होगा, फिर डीएनए टेस्ट होगा, फिर आपकी चेकिंग होगी कि किस किस का ओरिजिनल रह रहा है।
हरियाणा और पंजाब में बोलने की हिम्मत इसलिए रह रही है क्योंकि ये दो इलाके हैं जहां का डीएनए थोड़ा ही बाल ओरिजिनल बच रहा है। रियल है ये। बाकी जगह पे घरों में घुस के, झारखंड के अंदर 2 पुलिस वाले घर में घुसते हैं साथ में, बेचारा नहीं लगवाना चाहता फिर भी लगवाना पड़ेगा, ये कह के जबरदस्ती ठोकर लग रहे हैं, बेडरूम में घुस के मारने लग रहे हैं, लगाने लग रहे हैं। और यही देख के दुख आया था कि भाई अगर जो उनके लिए नहीं बोले, आज आसाम वालों के लिए नहीं बोले, झारखंड वालों के लिए, JNK वालों के लिए अगर आज नहीं बोले, अगर आज पड़ोसी के लिए नहीं बोले, तो कल ने नंबर मारा या होगा, कोई नहीं रोक सकता। और इस समाज की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण वो शरीफ लोग हैं जो चुप हो गए, क्योंकि जो गंदे लोग हैं उन्होंने तो अपनी गंद फैलाना था। अच्छे आदमी ने अपनी अच्छाई फैलानी क्यों बंद करी? अच्छा आदमी चुप क्यों हुआ? जब उसको पता था कि गलत हो रहा है तो बोला क्यों नहीं? वो पंचायतों से उठ के घर क्यों चला गया बेइज्जती से डरता हुआ? उसने गलती कर रखी है, ये उनके घरवालियों ने गलती कर रखी कि जब पड़ोस में किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है और मेरे जैसा आदमी चले तो फटते सी बाजू पकड़े गए, थने खेत टिका ले रेखा, तू चल भीतर। सही बात है। ये चीज अपने को बदलनी पड़ेगी कि ना भाई, अगर क्या हो गया 2-4 बलि चढ़ जाएंगी इस चक्कर में, मुकदमे हो जाएंगे, रोड़े फंस जाएंगे, हमने बीच में घुसेट लेंगे, घसीट लो भाई। लेकिन कम से कम लोगों में ये तो बात चलेगी कि भाई बोलने तो लगेंगे लोग कि बोलना चाहिए। इसलिए शरीफ आदमी को निकलना पड़ेगा घर से बाहर। बेइज्जती इज्जत है, अगर डर गए तो जैसे अब तक उस इज्जत बेइज्जती के चक्कर में नाश होया ना, आगे भी होगा। हम अपने टीचर को गाड़ी या उसको धमका इसलिए नहीं सकते, उसने मेरे बच्चे के साथ गलत किया था टीचर ने, अगर मान लो मैं बता रहा हूं, तो मेरी घरवाली या मैं उस टीचर को जाके सीधा सीधा सवाल नहीं पूछता। क्यों? एक तो बचपन से बोला गुरु जो है भगवान का रूप बना दिया। अरे भाई इंसान है, वो गलती हो सके उस पर, उसको बताना पड़ेगा तूने गलती कर रखी। नंबर 2, इस बात का खतरा अकबला कदे प्रैक्टिकल में नंबर ना लावे, कदे मेरे बालक के साथ बहस निकालने लग जाए। ये छोटी छोटी चीजें, लालच, द्वेष, ईर्ष्या, डर, भय, ये सब चीजें इतनी घर कर गई कि हमने गलत को गलत और सही को सही बोलना बंद कर दिया। वैसा आदमी समाज में है तो उसके लिए जुड़ जाओ, वैसा आदमी नहीं है तो अपना पैदा कर लो, अपना बना लो। अच्छे आदमियों की कमी थोड़ी है अपने समाज में। गांव में अगर टोन जाओगे तो निकम्मे आदमी 4-5 मिलेंगे पूरे गांव में, लेकिन अच्छे आदमी चुप हैं, बस दिखते नहीं, या गलती है। तो ये जरूरत है आप लोगों को खुद से निकल के अपनी अपनी गली बांट लो। जितने लोग खड़े हैं सारे एक दूसरे को देख लो, कौन कौन लोग थे। ये नौजवान बच्चों को लेनी पड़ेगी यह जिम्मेदारी। जो हमारे बुजुर्ग थे इन फसलों की लड़ाई लड़ ली, इब नस्लों की लड़ाई का नंबर है। अगर इसी तरीके से, अभी तो क्या हो रहा है, पहले बुजुर्गों को लगेगी, फिर 45 वालों को, फिर 30 वालों को, फिर 18 वालों को, फिर 15 वालों को, फिर 11 वालों को, फिर पैदा होते ही ठोकेंगे, अर्जुन से जालेंगे। उसके बाद जो खेती वाले बीज का होया वही मानस वाले बीज का हाल होगा। जैसे आपको कनेक्शन दे रहे ना ट्यूबवेल का, ट्यूबवेल के कनेक्शन 100 अप्लाई करे, 100 अप्लाई करो तो क्या करेंगे, 2 या ना मिलेंगे, ऐसा करे ना। फिर गांव में नौजवान पीढ़ी ब्याह करेगी, इनको भी बालक पैदा करना है, अगर भाई 100 एप्लीकेशन आ रही 2 कर सको, और वो भी कौन कर सके, जो पूरी गुलामी स्वीकार करेंगे, केवल उनका डीएनए आगे जाएगा, आपका नहीं जाएगा। प्लान तो यो है, अब देखना यो है कि आप तमाशा देखते हो और ये होते हुए देखना चाहते हो या इसके साथ लड़ना चाहते हो। यह लड़ाई केवल एक तरीका है, एक तो किसी के साथ अन्याय होता हुआ बर्दाश्त मत करो, गलत को गलत कहना सीखो, चाहे कोई एमएलए हो चाहे कोई डीसी हो। दूसरे नंबर पे ये यकीन रखो कि जनता सरकार होती है, और ये साबित कर दिया किसान आंदोलन ने। सीएम तक अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाया, एक रैली नहीं कर पाया 1 साल के अंदर सीएम। ये सबसे कमाल की बात जनता ने दिखाई कि हम हैं मालिक और तुम वो करोगे जो हम कहेंगे। एक ये डीसी डासी के आगे जाकर हाथ जोड़ना बंद कर दो, उसको बताओ कि तुम नौकर हो। आज ट्विटर था, डीसी जो गुड़गांव का डीसी है उसने ट्विटर पे लिख रखा कि ये जो वैक्स डैश सीन है ये लेनी कंपलसरी है गुड़गांव में, तो बाकी तो हरियाणा खुल गया सारा, कोई जबरदस्ती कर नहीं रहा किसी के साथ, लेकिन वहां जबरदस्ती चल रही है। उन्हें ट्विटर पे लिख दिया, मैंने नीचे लिखा मगर तू मना उस आदमी, तू लिख के बोला मैं उसको। कई लोग मेरे इस पर सवाल उठा देते हैं
कि तू अफसरा ते भी नहीं बोल रहा है, एमएलए ते भी तू तड़ाक कर है, तू मोदी ने भी सीधा बोला है। भाई आदमी तो बोल लूंगा तो तू तड़ाक ते बोल लूंगा, पद का सम्मान है, पद का सम्मान है। लेकिन आदमी, अगर आदमी गलत आदमी बैठा है तो उसका सम्मान कैसे कर दूंगा मैं न्यायालय का सम्मान कर सकता हूं, लेकिन उस पर अगर कोई भ्रष्ट जज बैठा हुआ है मैं उसका सम्मान नहीं करूंगा उस आदमी का। मैं बोलूंगा उसको कि वो गलत है, फिर से कोर्ट की अवमानना का वो लग जाए, अपन कोई ठेका नहीं भाई। हमने तो हम लिकड़े करते मरण खातर रहे हैं। हम तो न्यूज चाहा कि आपके बच्चों ने इतने चीजें सिखा दी जाए कि वो उनका मतलब समझें। उसने लिखा, मैंने अपने ट्विटर के ऊपर उसका जवाब लिख रखा है कि तू लगाया किसने डीसी, मैंने उसका नाम बताओ, जाहिल आदमी कौन था। तेरे जैसे आदमियों को तू तनख्वाह हमारे से लेता है और बकवास करता है उन दवा कंपनियों के दलाल की जैसे। हमारे यार प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ आदमी, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ आदमी जो है वो दलाली कर रहा है उन कंपनियों की। जब बिना किसी पैसे खर्च किए जब ठीक होने का था पूरा प्रोसीजर, जब आयुर्वेद में पूरा वर्णन दे रखा है, जब होम्योपैथी एलोपैथी उसके होम्योपैथी और नेचुरोपैथी से ठीक होने लग रहे हैं, जब डॉक्टर बीआरसी ने साबित भी करके दे दिया, सुशील भाई ने साबित करके दिया, इन्हें करके दिया, अपने गांव में ठीक करके दिए। एक आदमी जिसके घर हो जाया करता अपने घर के मानस ने भेजा करता उनके पास, एक भी आदमी का कुछ कौन होया। इस बेमारी ने जो नाश करा है, लेकिन इसने एक चीज सबक भी दिया है कि आप बोलने लागे जो भी मान लो, नहीं तो या गुलामी की आदत पड़ जाती घनी तगड़ी। ये चाहे यहाँ थे, लेकिन फिर वो कोई ना कोई दूब जैसा निकल आता है, फिर दोबारा चालू हो जाती है क्रांति। तो यह बहुत बड़ी क्रांति देख रही है, इंतजार कर रही है अपना। एक तो गांव के अंदर जो भी गलत हो रहा हो, चाहे आपके घर का हो सरपंच, अगर उसने कितनी गड़बड़ कर रखी है तो उसने पकड़ो। सारे सरपंच ने कर रखी, सारा ने। कारण क्या है? 4000 रुपए मानदेय मिलता है सरपंच को। 4000 रुपए मानदेय मिलने वाले सरपंच को साल में मिलना 50,000 भी नहीं, 5 साल में 2.5 लाख रुपए मिलना। वो 10-10 लाख रुपए कैसे खर्च कर देता है? 4000 में तो टंकी फुल कौन सी गाड़ी में ले रहे हैं उसकी, कहां से चलता है वो? घर तक फूक का कोई चलता नहीं हो। तो यह समझनी पड़ेगी। या तो मरनाड़ी बात हो कि बच्चों कोई मारे पर क्या कहा है हमने, बेरा है ना, लिकड़े तो फिर भी मरांगे, लिकड़े तो भी मरांगे, तो लड़ते हुए मर लिया, कम से कम कितने न कितने फोटो तो लाग जाएगी, कोई प्रतिमा तो ला दोगे, बड़कन तो संभाल लोगे। घर में बैठ के मरांगे तो कुछ भी नहीं मिलना है। एक आदमी तो कह देगा ठीक आदमी था मेरे, अरे तो यो फायदा, इसमें फायदा लगा हमने तो कि मरण में फायदा है रे। गुट गुट के घर में सड़क पे मरण तो बढ़िया, सड़क पे मरण में फायदा। इसलिए अपना घर तक फूक रहे, सब कुछ घर भी फूक रहे, परिवार रिश्तेदारी भी भूल रहे हैं, अपना सब कुछ करने लाग रहे। लेकिन वो जो अपने अधिकारी हैं, वो जो अपने सरपंच हैं, जब भी गलत करें किसी के साथ एक खड़े हो। अभी का मामला है, सुशील ने बताया मुझे, तो शाम के अंदर एक किसान की उसका घर नीलाम कर रहे हैं, वो जमीन नीलाम कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे। हम जाओगे 28 तारीख ना उड़े कि पहले हम तो न्यू देखा कि किसान की जब ये नीलामी के लिए तो खेल चल रहा था, और चले इसलिए था, आपकी जमीनें हड़पने के लिए ही किसान क्रेडिट कार्ड आया था। और ये हमारे समझ में कौन आई? लोन इसलिए दिया जाता है। ये बैंकिंग का खेल है ना। आप लोग अपने बच्चों को बोलो, यूट्यूब के ऊपर या यूट्यूब पे वीडियो भी है, बैंकों का मायाजाल। सारे जने रवि को हार्ड किया वीडियो जरूर देखो, देखिए। जिसने नहीं देखी ना वो देखो, आपको पता लगेगा ये बैंकों का एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया जाता है, पता लगेगा सारा। गहराई से जानने की कोशिश करो। जिले में 5, 7, 10, 20 आदमी से होने चाहिए जो जिनको हम मैसेज कर रहे हैं, फलाना आदमी के जुल्म हो रहा है, जाके उड़े पता कर खाओ की है। जब हर तक बात नहीं बनेगी तो फिर हम होंगे, ठीक है ना। डीसी तक मिलना है, किसी से भी मिलना है भाई। अब आप 20-25 हो गए, उनमें 4 आने टाइम नहीं है, 5 ने नहीं है, कोई बात नहीं, बाकी चले जाओ जो खुद से जिम्मेदारी ले सके। फिर वहां जाएंगे, देखते हैं क्या होगा। जमीन तो नीलाम होने कौन देंगे किसी की, ईब तो आपने न्यू भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, हम कौन देंगे लोन। एक बार एसडीएम ने पोस्टपोन कर दिया। अभी कल ही आपने अनाउंस करा था कि हम आवांगे 28 ने देखांगे, एसडीएम ने पोस्टपोन भी कर दिया। ठीक है, पोस्टपोन भी होगा, लेकिन दोबारा भी नहीं होगा, वो दोबारा भी आएंगे, दोबारा भी नहीं होने देते किसी की। लेकिन ये तब होगा जब आप लोगों को इस बात की समझ होगी कि ये बैंक आपको कैसे लूट रहे थे। जमीन भी बचाएंगे,
जो कर्जदार हैं उनके कर्जे भी कराओगे और दोबारा कर्जा ना चढ़े इसका भी इंतजाम कराएंगे। बड़का ने भी बचाओगे, रोजगार पे भी बात करेंगे, रसोई पे भी करेंगे, खान पान पे भी करेंगे, दिनचर्या पे भी करेंगे, समाज के ऊपर भी कराएंगे। जो हम अगले 100 साल में अपने बच्चों को कैसी जिंदगी देना चाहते हैं, कैसा समाज देना चाहते हैं, उस सारे पर चर्चा होगी और काम होगा। काम करना पड़ेगा गांव ने। हम तो थूक बोलो सका आके गांव में थोड़ी काम कराएंगे हम आपके लिए। क्यों कराएंगे? कोई भी क्यों करेगा बाहर का आदमी? हम आपको वो बताएंगे जो एक्सपर्ट लाके दे देंगे, जो आपके बच्चे का रियल टैलेंट है, उसने किस में रस होगा वो बता देंगे। असली चीज आपके बीच लाके दे देंगे, आपने असली आदमी लाके दे देंगे, उस पर तो सीखो और अपनी जिंदगी में उसको ढालो। तो किस तरह का समाज बनाना, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लंबी चर्चा है, ये चलती रहेगी, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसीलिए मैं सुशील को, इनको साहिल को बोला करूं, और पीछे रणबीर बैठा, मगर भाई यह जिंदगी तो गड़ानी पड़ेगी। जो यह जिंदगी है ना, इसमें मेरे जितने जी, हमारे जितने जी, मतलब हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे जिसका फल देख सके। ये तो बीज बोन लाग रहे हैं। इस बीज का जो फल मिलेगा वो कितने 30-40 साल बाद मिलेगा। उस टाइम पे हमारे बालका, इनके बालका होंगे, तो मैं बताऊंगा भाई एक दिन आया था, 23 तारीख ने 24 ने 25 ने बैठे थे, है जब शुरू करा था हमने। तो यह जो क्रांति है, या 30-40 साल बाद नजर आएगी। हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उस मुकाम तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि जिन ताकतों के खिलाफ आप बोल रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टी कैसे चुप है देख लो, चू भी नहीं करता कोई नेता, एक भी चू नहीं करता, बेरा सब न सारे उसके गुलाम, कोई नहीं बोलेगा। ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोला, ना चौटाला में तो कोई सा बोला, ना भजनलाल फैमिली, ना बंसीलाल फैमिली, ना यादव फैमिली, ना सुरजेवाला, ना शैलजा, ना यू तंवर, ना खंवर, जब कोई से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे कोई नहीं बोला। आपका एमएलए का कैंडिडेट नहीं बोले, जिला परिषद नहीं बोले, सरपंच नहीं बोले, सब ने मड़ाई चाहिए, कोई नहीं बोल रहा है। और जिनके खिलाफ है, लाल बहादुर शास्त्री जी बोल रहे थे, उनका नहीं पता लगा कैसे मरे हैं। राजीव दीक्षित भाई बोले थे, उनका नहीं पता लगा कैसे गए। रामदेव बोला था एक बार 2012 में रोथस्child रॉकफेलर के मामले में, उस तलवार पर आती थी। और उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, कदे किसी का न्यू बैन हो, वो भी उसे इशारे पे काम कर रही थी, और केजरीवाल भी उसे इशारे पे काम करने लग रहा। चाहे टीएमसी हो, चाहे अपना शिवसेना हो, चाहे कम्युनिस्ट, सारे के सारे एक लाइन में काम करने लग रहे। तो यह समझने की बात है कि जो भी उनके खिलाफ बोलेगा, पहला नंबर है उसको मैनेज कर लिया जाए, धमकी तय मान जाए। हमारे वर्ग आदमी धमकी तो मानता नहीं, फिर उसको लालच दिया जाए, लालच में भी रुपया हम छोड़े बैठे, सारा कुछ छोड़े बैठे जी पैसे के चेहरे, फिर बोलेंगे जी तुमको पद दे देंगे, उसको मुख्यमंत्री बनाने का लालच दे दिया जाए। टेलीविजन सारा इनका है, कल ने टेलीविजन में आन लाग जब छोड़ा क्रांतिकारी है, ये है, उन्होंने न्यू कर दिया था, आपने तो सच्ची लगेगी बात, भाई बात तो ठीक है, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, फिर चुप हो जाएगा, मुख्यमंत्री बनते ही फिर बेच देगा आपको, जैसे केजरीवाल बनाए, जैसे केजरीवाल को कर दिया काम, ऐसे ही बनाए। बिल्कुल डिट्टो प्रोसेस है। हाँ आप लोगों ने अगर हमको नेता बनाया, हम भी यही करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। पहले से बोल रहे हैं आपको, कदे खाम खाई बना दो, बेच के जावांगे, बेच के फिर गलती ना काट दियो। इसको बचने का एक ही तरीका है कि अपने बालका ने ट्रेनिंग दिला दो, उन अखबार पढ़ना सिखा दो, इनके डायलॉग समझना सिखा दो, इन षड्यंत्रों की गहराई तक चाल, ताकि अगली पीढ़ियों को बताया जाए कि बीमारियां क्या होती हैं, कैसे लाई जाती हैं, क्या प्रोग्रामिंग होती है, क्या खेल होता है मीडिया का, क्या खेल होता है बाकी तंत्रों का, पॉलिटिक्स कैसे चलती है, कौन कंट्रोल करता है, ऐसा कौन कंट्रोल करता है, आपकी मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है, समाज को कैसा होना चाहिए और वो कैसे होगा, ये पूरी चीजें अपनी अगली पीढ़ियों को बता के जाने का काम बड़ी पीढ़ी का होता है। बड़ी पीढ़ी से तोड़ा गया, बुजुर्गों से बच्चों को तोड़ा गया, पहले तो ओके पे बैठा करते, सारी बात समझ लिया करते, आजकल कहां से तोड़ेंगे। तो इसलिए ये प्लानिंग करके ना अपने को समाज का निर्माण करना पड़ेगा। इन्होंने प्लानिंग करके बर्बाद किया, हम प्लानिंग करके दोबारा बनाएंगे, और इस उम्मीद में कि सारा गांव राम इकट्ठा होगा, आसपास के गांव वाला ने इकट्ठे करोगे और लोगों ने भी लाओगे और इकट्ठे होंगे। जनता सरकार मोर्चा की अपनी यूनिट यहां भी बनाओगे, जिले में भी बनाओगे, ब्लॉक वाइज भी बनाओगे। कुछ गलत बात निकली तो उसके लिए माफी, मैं इतनी बात कहूंगा।